गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। इकोनॉमीज़ के वीडियो को आप अच्छे से देख रहे होंगे। कुछ क्लैरिटी भी मैं उम्मीद करती हूँ आपके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स में आई होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेसल नॉर्म्स के बारे में, और ये जो नॉर्म्स हैं ये बैंकिंग रेगुलेशन से रिलेटेड है। बैंक्स को रेगुलेट करते हैं ये नॉर्म्स। आइए अब डिटेल में देखते हैं कि बेसल नॉर्म्स हैं क्या। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि बेसल क्या है। बेसल एक सिटी है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, और वहाँ पे एक कमेटी है जिसका नाम है बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन। और अब ये बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन क्या है ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पर पहले हम देखते हैं बेसल नॉर्म्स क्या है और किस बारे में बात करते हैं। बेसल नॉर्म्स और बेसल अकॉर्ड्स आर द इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस इशूड बाय द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इट इज़ एन एफर्ट टू कोऑर्डिनेट बैंकिंग रेगुलेशंस अक्रॉस द ग्लोब विद द ग्लोब ऑफ स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम। ये जो बेसल नॉर्म्स बनाए गए थे BCBS के द्वारा, जो कि बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन है, वो इसलिए बनाए गए थे ताकि जो इंटरनेशनली जो बैंक्स हैं हर जगह, वो बैंकिंग सिस्टम को और स्ट्रेंथन किया जा सके। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक्स लोन देती है उसको रिकवर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनकी कैपिटल में कमी हो जाती है, कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो और बैंक्स प्रॉपर रिजर्व्स बना के रखे ऐसे लोन्स के लिए जो रिकवर नहीं होते, इससे रिलेटेड ये बेसल नॉर्म्स निकाले गए थे, और अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो इट इज़ द सेट ऑफ एग्रीमेंट बाय द बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन विच फोकसेस ऑन द रिस्क टू बैंक्स एंड द फाइनेंशियल सिस्टम। तो ओवरऑल जो मकसद था, ऑब्जेक्टिव था बेसल नॉर्म्स को निकालने का, वो ये था कि बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके और मजबूत किया जा सके। अब बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन क्या है। तो जो ये बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, इसको हम BCBSP बोलते हैं। वो एस्टैब्लिश इन 1974 बाय द गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज़। तो फ्रेंड्स जो G10 कंट्रीज़ हैं उसके गवर्नर्स की मीटिंग हुआ करती थी कहाँ पे, बेसल जो शहर है स्विट्ज़रलैंड का, वहाँ पे। अब ये जो गवर्नर्स थे इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हमें एक कमेटी बनानी चाहिए जिसको हम बोलेंगे बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। और इनको क्यों ऐसा लगा कि बनानी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में बहुत बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जिसकी वजह से सफ़र कौन करता है, बैंक्स। और बैंक सफ़र करते हैं तो इकोनॉमी सफ़र करती है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत हो, तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो कमेटी है ये कुछ ऐसे नॉर्म्स निकालेगी जिनको बैंक्स को फॉलो करना होगा, और वो जो हमारे बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने में हेल्प करेगी। दिस वॉज इन रिस्पॉन्स टू द डिसरप्शंस इन फाइनेंशियल मार्केट्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिटी इज टू स्ट्रेंथन द रेगुलेशन, सुपरविजन एंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस ग्लोबली। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी हम देख चुके हैं कि क्या है, हमें स्ट्रेंथन करनी है रेगुलेशंस, सुपरविजन्स और बैंकिंग प्रैक्टिसेस ग्लोबल लेवल पे। किसी कंट्री या जो G10 कंट्रीज़ हैं उनमें नहीं, बल्कि ग्लोबल या विश्व स्तरीय लेवल पे। द कमिटी वाज एक्सपैंडेड इन 2009 टू 27 जुरिसडिक्शन। पहले कितने कंट्रीज़ इन्वॉल्व थे इसमें, 10, फिर बाद में 2009 में 27 जुरिसडिक्शंस, मतलब 27 कंट्रीज़ इसका पार्ट बन गए, और इंडिया भी उसको इसमें इंक्लूड किया गया। इन दिस the Indian context, RBI is overseeing the implementation of Basel III norms। तो इंडिया में Basel III norms या Basel norms कौन इम्प्लीमेंट करता है, और उसके इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा किस पे है, हमारे सेंट्रल बैंक पे, जो कि है RBI। अब चलते हैं नेक्स्ट, जिसमें बात किया गया है टाइम लाइन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि बेसल जो नॉर्म्स आए, सबसे पहले फर्स्ट नॉर्म्स आए, और वो कब पब्लिश किए गए, 1998 में। फिर उसके बाद आए बेसल 2 नॉर्म्स, और फिर 3 आए। तो फ्रेंड्स इनका टाइमलाइन क्या था इम्प्लीमेंटेशन का, ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम बेसल 1 और 2 के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, 3 के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी वही रेगुलेशन में और अभी पिक्चर में है। तो जो बेसल 3 नॉर्म्स है वो कब पब्लिश किए गए थे, 2010 में करे गए थे। क्यों लगा कि बेसल 2 से 3 पे जाना चाहिए, क्योंकि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, और वो कौन से हुए थे, जो अमेरिका या US के सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस हुए थे, वो हुए। उसके बाद
जो ये कमेटी है इनको लगा कि हमें जो बैंकिंग सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, हमें और ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ानी चाहिए ताकि जो हम अपने बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सके. सो आफ्टर 2008 क्राइसिस अ नीड वॉज फेल्ट टू फर्दर स्ट्रेंथन द बैंकिंग सिस्टम इन डेवलप कंट्रीज वेयर बैंक्स वर अंडर कैपिटलाइज कम थे, मतलब उनके पास कम कैपिटल थी, उसके कंपैरिजन में वो लोन बहुत ज़्यादा दे रहे थे, इसलिए लगा कि बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत करना चाहिए. ओवर लीवरेज थे, मतलब बहुत ज़्यादा लोन ले रखा था, जितनी उनकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा, एंड हैड अ ग्रेटर रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म फंडिंग. तो क्या कर रहे थे बैंक्स उस टाइम फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म लोन लेके, मतलब शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स लेके या लोन्स लेके लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रहे थे. तो क्या हो रहा था, कैश का मिसमैच हो रहा था. भाई क्यों, फंड्स तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए अवेलेबल है, लेकिन आपने उसको मार्केट में क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, किस पर्पज़ से, लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए. तो इससे क्या हो रहा था, फंड्स का मिसमैच हो रहा था, जिस वजह से ये क्राइसिस हुए. द गाइडलाइंस एम टू प्रमोट अ मोर रेजिलियंट बैंकिंग सिस्टम बाय फोकसिंग ऑन 4 वाइटल बैंकिंग पैरामीटर्स, दैट इज कैपिटल, लीवरेज, फंडिंग एंड लिक्विडिटी. इन 4 पैरामीटर्स पे ज़्यादा फोकस देने की बात करी गई बेसल 3 नॉर्म्स में. तो आप देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में बेसल 3 के जो 3 पिलर्स हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है, और वो 3 पिलर्स क्या हैं. फर्स्ट है एनहांस्ड मिनिमम कैपिटल एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स. पिलर 2 है एनहांस्ड सुपरविजरी रिव्यू प्रोसेस फॉर फर्म वाइड रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्लानिंग. एंड थर्ड पिलर है एनहांस्ड रिस्क डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन. ये 3 आधार हैं या 3 स्तंभ हैं बेसल 3 नॉर्म्स के, जो कि फॉलो करने को बोला गया बैंक्स को, उन कंट्रीज़ के बैंक्स को जो इसके मेंबर है, जो कि 27 ज्यूरिडिक्शन इनके बारे में हमने बात करी थी. अब एक पिलर को फटाफट से देख लेते हैं कि क्या इनका मतलब और ये क्या कहते हैं. सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पिलर है जिसमें बोला गया है कि एनहांस मिनिमम कैपिटल एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, तो बैंक्स को ये इंस्ट्रक्ट किया गया जो उनकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको उनको बढ़ाना होगा, सो दैट जो टोटल रिस्क है, जो टोटल, अब रिस्क किस तरीके के होते हैं बैंक से रिलेटेड, एक तो होता है फ्रेंड क्रेडिट रिस्क, फिर होता है एक मार्केट रिस्क, और दूसरा होता है ऑपरेशनल रिस्क. तो हमें इतनी, या बैंक्स को इतनी मिनिमम कैपिटल मेंटेन करनी है ताकि वो इन तीनों जो रिस्क हैं उनको अच्छे से कवर कर पाएँ. कभी भी ये रिस्क अराइज होएं या बैंक को फेस करना पड़े तो प्रॉब्लम ना आए, शॉक्स फेस ना करने पड़े बैंक्स को, इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है या जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ ना हो. तो इस तरीके से कैपिटल मेंटेन करते हुए चलना है, और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को भी बढ़ा दिया गया बेसल 3 नॉर्म्स के अंडर. फिर होता है जो पिलर 2 है जिसमें सुपरवाइजरी रिव्यू की बात करी गई है. इसमें जो बैंक्स को है उनको एडिक्वेट कैपिटल अपनी मेजर करनी है और वो मेंटेन करनी है. इन सब के लिए एक नए प्रोसेस का भी इन्वेंशन किया गया था जिसका नाम है इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी प्रोसेस, जिसको ICAP भी बोला जाता है. हर बैंक को ये प्रोसेस फॉलो करना है, इसको करते हुए उनको ये पता चलेगा कि डिपेंडिंग अपॉन कि हर एक, देखिए हर बैंक की अपनी अपनी रिस्क प्रोफाइल होती है. कुछ शॉर्ट टर्म बेसिस पे लोन देते हैं, कुछ सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं. तो इस वजह से हर बैंक की अपनी अपनी एक रिस्क प्रोफाइल हुई. तो उस रिस्क प्रोफाइल को कंसिडर करते हुए उनको अपने कैपिटल एडिक्वेसी देखनी है कि कितना कैपिटल हमको मेंटेन करना है, इतनी मिनिमम कैपिटल होनी ही चाहिए. क्यों? क्योंकि पहले अगर आप देख रहे थे तो क्या हो रहा था, जो सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस के टाइम ये हुआ था कि जो बैंक्स थे वो अंडर कैपिटलाइज थे, एडिक्वेट कैपिटल नहीं थी. तो इसलिए ये जो पिलर 2 लाया गया कि बैंक्स को एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करनी है, और जिसके लिए जो प्रोसेस फॉलो करेंगे वो होगा इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस. और जो अब लास्ट पिलर है जिसमें एनहांस्ड रिस्क डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन, ये इसलिए लाया गया था सो दैट मोर ट्रांसपेरेंसी बढ़े. सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है. देखिए फ्रेंड्स, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे वो लूज़ कर जाएंगे, फंडिंग नहीं मिलेगी, इन्वेस्टर्स नहीं मिलेंगे. तो इसलिए मार्केट डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो चुका था बैंक्स के लिए, और इसीलिए इसको थर्ड पिलर बनाया गया बेसल 3 का. सो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 3 पिलर्स बेसल 3 के. बेसल 1 में भी पिलर्स थे, 2 में भी, लेकिन हमें वो जानने की ज़रूरत नहीं है. आपको ये 3 नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के पूछ लिया होता है. इसमें डिटेल्स, इसके सब पार्ट्स भी हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ हमें जानने की ज़रूरत नहीं है. ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज़ ये 3 पिलर्स कौन से हैं बेसल 3 के. अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज हो है कि इंडिया में अभी कौन से बेसल नॉर्म्स का पालन किया जाता है, कौन से नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है.
बेसिल 1, 2 या 3। तो आपको बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, आपको लगेगा कि बेसिल 3 फॉलो होते होंगे। फ्रेंड्स नहीं, अभी इंडिया में बेसिल 2 ही चल रहा है। बेसिल 3 हमने डिसाइड किया था 2017 में कि अब से फॉलो करेंगे। और देखिए, कोई भी जब नया नॉर्म आता है तो ऐसे नहीं है कि आज से बोला कि 3 फॉलो करेंगे तो कल सुबह से वो फॉलो करने लग जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बातें जो होती है ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ में होती है। ऐसा नहीं है कि बैंक को बोला आप अपनी कैपिटल बढ़ा दीजिए, अब बेसिल 3 के अकॉर्डिंग कर दीजिए तो वो अचानक से ले आएंगे। बहुत टाइम लगता है इसमें, बहुत टाइम चाहिए होता है चीज़ों को अरेंज करने के लिए। इसलिए कुछ टाइमलाइन दी जाती है इनको कि इस टाइम फ्रेम में आपको ये फॉलो करना है या इतनी अपनी कैपिटल बढ़ानी है। तो टाइमलाइन दी गई थी कि बैंक्स को कि आप बेसिल 3 नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, बट उसको डिले कर दिया गया 2020 में। क्योंकि हमारे देश में क्या हुआ, कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन लग गए, बैंक्स में बहुत फिर से एनपीए बढ़ने लग गए, बैंक्स में लोन डिफ़ॉल्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसलिए डिसाइड किया गया आरबीआई द्वारा कि जो इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइन है उसको हम बढ़ा के जो लिमिट है जनवरी 1, 2023 तक कर देंगे। उसके बाद बैंक्स को, हर बैंक जो है हमारे देश का, उसको ये फॉलो करना ही होगा। लेकिन टाइमलाइन जो दे दी, इतना टाइम दे दिया कि तब तक आप अपने अरेंजमेंट्स कर लीजिए, क्योंकि जनवरी 1, 2023 से बेसिल 3 नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे इंडिया के हर बैंक पे। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिल नॉर्म्स के बारे में। हमने बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन को भी कवर कर लिया। बेसिल क्या है, एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड में जहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, जहाँ पे जो G10 कंट्रीज़ हैं उनके गवर्नर्स डिसाइड किया था कि मिलके हमें कुछ नॉर्म्स निकालने चाहिए। तो ये तो हो गया बेसिल नॉर्म्स के बारे में। बेसिल 1 और 2 हमने कवर नहीं किया क्योंकि अब वो रिडंडेंट हो चुका है। एग्जाम्स में बेसिल 3 के बारे में ही ज़्यादातर पूछा जाता है और वो मैंने आपको एक उसका ओवरव्यू दे दिया है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे फिट एंड थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।